अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? अच्छा जी बच्चों, चैप्टर नंबर 1 का एक लेक्चर रहता है कि इसमें से हमने ना कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट सवाल निकालने थे। कुछ आपको पता है वो जो हमारी टेक्स्ट होती है, जो हम पढ़ते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसके साइडों पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। कुछ आपको पता है इसमें से एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन भी निकलते हैं। तो उस लिहाज से ये एक लेक्चर जो है ये भी ज़रा देख लें। इसमें देखें कि जो शॉर्ट सवाल एक्स्ट्रा जो नई चीज़ें आ सकती हैं वो मैंने यहाँ बनाई हैं, तो आप देख लें। अगर आपको लगता है तो उनको फिर आपने तैयार कर लेना है। सो देखें, सबसे पहले तो इसकी जो डेफिनेशंस हैं कि इस चैप्टर में से क्या क्या डेफिनेशन हो सकती है वो हमने निकाली है। पहले तो वही बात कि थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन कि चीज़ों का जो फैलना होता है, द चेंज इन लेंथ। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैंने इसको उर्दू में भी लिखा हुआ है, तो नीचे उर्दू मीडियम में भी चीज़ें मौजूद हैं। ये मैं कोशिश करूँगा कि ये जो फाइल है ये वीडियो के साथ अटैच कर दूँ ताकि बाद में इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम आप लोग जो है उसको देख सको। सो पहली डेफिनेशन है थर्मल एक्सपेंशन, द चेंज इन लेंथ, लंबाई में तब्दीली आए, एरिया में तब्दीली आए, वॉल्यूम में आए, ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन इट इज़ हीटेड। जब उसको गर्म करते हैं तो इन चीज़ों में चेंज आना जो है ये थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। इसी तरह आप थर्मल की लीनियर थर्मल एक्सपेंशन थी तो वो हम कहते हैं लेंथ में चेंज आए, द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ अ सॉलिड व्हेन इट इज हीटेड। ठीक है, लेंथ में तब्दीली आने से लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इसको कह देते हैं। इसके साथ इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है जिसको हम अल्फा कहते हैं। तो अल्फा की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुनियादी तौर पे उस चीज़ की प्रॉपर्टी होती है, खासियत होती है कि उसने कितना रिस्पॉन्स देना है गर्म होने का। द अमाउंट बाय विच अ यूनिट लेंथ ऑफ अ मटीरियल, एक मटेरियल का यूनिट लेंथ, ये आपने याद करना है, इंक्रीजेज, बढ़ता है, व्हेन इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड, जब उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं बाय 1 डिग्री केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड, एक ही बात है। फिर वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन है, जैसे वो लीनियर थी तो अब ये वॉल्यूमेट्रिक है। द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड, अब ज़ाहिर है इंक्रीज किस में होना है? सॉलिड के वॉल्यूम में, सॉलिड के हुजम में। आर लिक्विड व्हेन इट्स टेम्परेचर राइजेज, ठीक है, सॉलिड का भी हो सकता है, लिक्विड का भी हो सकता है जब इसका टेम्परेचर बढ़ता है। इसका भी ज़ाहिर है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, बीटा जिसको कहते हैं। अ वैल्यू दैट डिटरमाइंस, एक ऐसी वैल्यू जो डिटरमाइन करती है हाउ मच अ मटेरियल्स वॉल्यूम एक्सपेंड, कि किसी मटेरियल का वॉल्यूम कितना एक्सपेंड करेगा पर यूनिट वॉल्यूम पर डिग्री, ज़ाहिर है कि 1 डिग्री के हिसाब से राइज इन द टेम्परेचर। इसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो जो सी थी वो उसकी डेफिनेशन थी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, हीट एनर्जी जितनी चाहिए है टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg। इसमें हमने कहा था 1 kg का हमने मटेरियल का टेम्परेचर वो बढ़ाना होता है, ठीक है, ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितनी उसको हीट एनर्जी देनी पड़ती है, वो हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी। इवेपोरेशन, जैसे बुहारात बनना, ठीक है, लिक्विड का गैस की शक्ल में चले जाना। अ नेचुरल प्रोसेस, ये एक नेचुरल प्रोसेस है बाय विच अ लिक्विड चेंजेस, लिक्विड तब्दील होता है इनटू अ गैस एट इट्स सरफेस विदाउट बॉइलिंग, उसकी सरफेस के ऊपर होता है और बॉइलिंग के बगैर होता है, नॉर्मल हालात में हो रहा होता है, इसको इवेपोरेशन कहते हैं। लेटेंट हीट क्या था? द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर में तब्दीली लाए बगैर, ठीक है ना, उसकी हालत में तब्दीली ले आना, ये लेटेंट हीट के जरिए से होता था। और लेटेंट हीट में 2 तरह की थी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन में वो क्या बात थी कि उसको हमने पिघलाना था। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड, 1 kg सॉलिड को लिक्विड बनाना है और उसके लिए जितनी हीट एनर्जी चाहिए एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ज़ाहिर मेल्टिंग पॉइंट पे चाहिए होगी, विदाउट अ टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर में तब्दीली लाए बगैर, ठीक है, किस तरह से आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं, उसकी हालत चेंज कर सकते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, अब इसमें ज़ाहिर है वेपराइजेशन के लिए जितनी हीट एनर्जी चाहिए, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट अ टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है, अगेन विदाउट अ टेम्परेचर इंक्रीज दोनों के साथ आ जाएगा। फिर एंड पे ये 2 डेफिनेशनें भी थी। सुपर कंडक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अ प्रॉपर्टी ऑफ सर्टन मटेरियल, खास मटेरियलों की एक खास प्रॉपर्टी है, वेयर दे एग्जिबिट 0 इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जहां उनकी बिजली की जो रेजिस्टेंस है वो 0 हो जाती है व्हेन कूल्ड बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर, जब उसको एक खास टेम्परेचर से नीचे ले जाते हैं। और वो जो खास टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर, उसकी भी डेफिनेशन बन जाती है द स्पेसिफिक टेम्परेचर, वो खास दर्जा हरारत, थ्रेशोल्ड उसका, बिलो विच, जिसके नीचे अ मटेरियल बिकम्स अ सुपर कंडक्टर।
तो उधर से ही वहां से उसकी डेफिनेशन बन जाती है। तो ये डेफिनेशनें हैं जो हम उसमें से निकाल सकते हैं। अब उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और क्या निकलते हैं हमारे टेक्स्ट में से, जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें और क्या निकल सकता है। सो एक सवाल है, व्हाई डू सॉलिड्स एक्सपैंड आउटवर्ड। ये हमने एक ओवरऑल थ्योरी पढ़ते हैं उसको समझा था कि सॉलिड को जब आप गर्म करते हैं तो वो बाहर की तरफ एक्सपैंड होते हैं, अंदर की तरफ क्यों नहीं होते। तो ये एक सवाल बन सकता है। तो ये वो सवाल बनाया हुआ है कि व्हाई डू सॉलिड एक्सपैंड आउटवर्ड, बाहर की तरफ क्यों एक्सपैंड होते हैं रादर देन इनवर्ड व्हेन हीटेड। तो उसका आंसर हम क्या लिखेंगे, एटम्स आर इन अ टाइट रेगुलर पैटर्न, क्योंकि वो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, टाइट है, टाइट पैटर्न में नमूना उनका बना हुआ है। इंक्रीज्ड वाइब्रेशन पुशेस ईच अदर, तो जब वाइब्रेशन उनकी बढ़ती है गर्म होने से तो एक दूसरे को बाहर की तरफ पुश करते हैं, अंदर की तरफ और जगह ही नहीं है, ठीक है, अगेंस्ट इस नेबर। एंड सिंस देर इज नो रूम, ये वही बात, सिंस देर इज नो रूम टू मूव इनवर्ड, अंदर जाने के लिए जगह नहीं है, दे एक्सपैंड आउटवर्ड। ठीक है, तो ये प्रॉपर एक सवाल बनता है, इसको आप जरूर तैयार करें। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई इज द रियल एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स अपेरेंट एक्सपेंशन। यानी कहता है कि असल उसकी जो एक्सपेंशन है वो ज्यादा होती है लेकिन देखने में हमें कम क्यों लगती है। तो कहता है अपेरेंट एक्सपेंशन ओनली कंसिडर द राइज इन द लिक्विड लेवल, जो हमें नजर आता है वो ये है कि पहले क्या था तो अब क्या हो गया है। वाइल रियल एक्सपेंशन अकाउंट फॉर बोथ दैट राइज एंड द एक्सपेंशन ऑफ द कंटेनर इटसेल्फ। यानी उसमें क्या होता है कि रियल में जो कंटेनर है वो भी एक्सपैंड हो रहा होता है और जो लिक्विड है वो भी एक्सपैंड हो रहा होता है, तो दोनों की एक्सपेंशन मिला के वो हो रही होती है। तो इसलिए रियल में और एक्चुअल में फर्क होता है, ये हमने उसको बताना है। नंबर 3 है, व्हाट आर द 3 फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट अ मटेरियल, कि किसी मटेरियल को हीट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसके लिए कौन से 3 फैक्टर्स हैं। तो पहला फैक्टर है मास, उसके अंदर मास कितना है, फिर उसका कि टेम्परेचर में आप तब्दीली कितनी ला रहे हैं, चेंज इन टेम्परेचर, एंड द नेचर ऑफ द मटेरियल, और वो चीज़ है क्या, खुद क्या चीज़ है। ज़ाहिर है कि इन सारी चीज़ों पे ये फार्मूला है उसका MC वो डेल्टा Q वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई इज वाटर यूज्ड एज अ कूलेंट इन ऑटोमोबाइल इंजन। कहता है हमारे जो इंजन होते हैं, गाड़ियों के इंजन होते हैं, तो उसमें हम पानी क्यों डालते हैं, कूल करने के लिए, क्योंकि पानी की अंदर वो कैपेसिटी होती है हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है 4200 वाली। तो वो हम लिखेंगे, इट हैज़ अ वेरी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, वेरी हाई है, 4200 वाली जॉल्स पर kg पर केल्विन, अलोइंग इट टू एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ये असल बात कि अपने अंदर बहुत ज़्यादा हीट ये एब्जॉर्ब कर सकता है विद ओनली अ स्मॉल टेम्परेचर इंक्रीज, कि अपना उसका टेम्परेचर इतना बढ़ता ही नहीं है लेकिन वो हीट काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा ज़बरदस्त है। हाउ डज द नेचर ऑफ अ लिक्विड अफेक्ट इट इवेपोरेशन प्रोसेस। कहता है कि जो लिक्विड है उसकी नेचर क्या है, उस नेचर के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है कि उसकी इवेपोरेशन कितनी होगी। ठीक है, तो कहता है लिक्विड विद वीकर मोलेकुलर स्ट्रक्चर, कहता है जिनका मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर वीक है, आपस में स्ट्रांग फोर्स नहीं है उनकी, तो वो इजीली इवेपोरेट कर जाएंगे। तो डिपेंड आ गया ना उसके ऊपर। सो लिक्विड विद वीकर मोलेकुलर स्ट्रक्चर लाइक अल्कोहल इवेपोरेट फास्टर, तो वो ज़्यादा तेज़ी के साथ, क्योंकि खुद आपस में बॉन्ड वीक है उनका, देन वाटर, पानी के मुकाबले में, बिकॉज दे रिक्वायर लेस एनर्जी टू एस्केप द सरफेस, कि अल्कोहल वगैरह को ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती, थोड़ी एनर्जी से भी वो बाहर निकल जाते हैं, तो इसलिए उनकी नेचर पर डिपेंड करता है। नंबर 6 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन, कि ये जो इवेपोरेशन की जाती है कि उसका कूलिंग इफेक्ट क्या है। तो कूलिंग इफेक्ट जो है, जाहिर है कि जब इवेपोरेशन होती है तो बेसिक पॉइंट क्या होता है कि जो हीट वाले, जो ज़्यादा टेम्परेचर वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, इवेपोरेशन होता ही यही है। तो जो लोअर एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो यही हमने बताना है उसको कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स एस्केप द लिक्विड सरफेस, हाई एनर्जी वाले निकल जाते हैं, लिविंग बिहाइंड लो एनर्जी मॉलिक्यूल जो कि कूलर होते हैं। तो हमें लगता है कि ये ठंडा हो गया इस तरह से। फिर उसकी जो टिडबिट्स बनी हुई थी, साइड वाले जो हमारे चीज़ें इंफॉर्मेशन थी, वहाँ से भी चीज़ें निकलती हैं, तो वहाँ से भी ज़रा देखते हैं। अच्छा, ये उसके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। सो हमें बेसिकली शॉर्ट सवाल चाहिए कि क्या क्या सवाल आ सकता है हमारे पेपर में। तो क्वेश्चन है, व्हाई इज़ इट डेंजरस टू फिल अ ग्लास बॉटल कंप्लीटली विद वाटर बिफोर प्लेसिंग इट अ फ्रीज़र। कि अगर आपने फ्रीज़र में पानी रखना है तो ग्लास वाले पानी उसमें चीज़ में, कंटेनर में, या पूरा ग्लास ही कह लें, शीशे का ग्लास, तो उसको फुल भर कर क्यों नहीं हम रखते।
तो उसकी रीज़न वही है कि ग्लास ने खुद भी एक्सपैंड होना है, पानी ने भी एक्सपैंड होना होता है, तो उस वजह से उसका प्रॉब्लम आ सकती है। तो आंसर इसका क्या है, वाटर एक्सपैंड व्हेन इट फ्रीजेस, जब वो फ्रीज होता है तो वो एक्सपैंड करता है, ये पानी की खासियत है। इसलिए बर्फ़ की जो हमारी डेंसिटी होती है वो कम होती है, वो पानी के ऊपर तैरती है कि उसके मालिक्यूल दूर दूर अपनी जगह घेर लेते हैं। सो बेसिकली जब इसको ठंडा करना है, आपने फ्रीज करना है, तो उसने जगह ज़्यादा घेरनी है, तो इसलिए वो बर्तन वो टूट जाएगा शीशे वाला आपका, क्योंकि उसने जगह ज़्यादा फैलना है, बाहर की तरफ निकलना है। ठीक है, ये उल्टा काम हो रहा है, ये गर्म करके नहीं उसको फैला रहे। ये पानी की खासियत है कि जब फ्रीज होगा तो उसके मालिक्यूल थोड़े दूर दूर बैठेंगे, दूर दूर बैठ के जो बर्फ़ बनेगी तो वो ज़ाहिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यही वो बात है, वाटर एक्सपैंड व्हेन इट फ्रीजेज इनटू आइस इफ देयर इज नो रूम फॉर एक्सपेंशन। पानी आपने फुल भर दिया, आपने जगह ही नहीं छोड़ी एक्सपैंड होने के लिए उसको, द प्रेशर जो उसका फिर प्रेशर बनेगा विल काज द बॉटल टू क्रैक, तो बॉटल जो है फिर वो क्रैक हो जाएगी। तो ये सवाल जो है ये भी अच्छा सवाल है। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है, इफ़ अ मेटल बेंच, एक बेंच है जिस पे हम बैठते हैं और वो लोहे का बेंच है, एंड अ वुडन बेंच, और एक वुड का बेंच है, आर इन द सेम पार्क, एक ही जगह पे मौजूद है 10 डिग्री सेंटीग्रेड के, वाई डज द मेटल वन फील्स कोल्डर। तो वो जो मेटल वाली जो चीज़ है, जो लोहे वाली जो वो है, वो हमें कोल्ड क्यों लगेगा? 10 डिग्री ठंडा होता है ना, तो 10 डिग्री के ऊपर ठंडा सर्दियों के एनवायरनमेंट में वो जो लोहे वाला जो बेंच है वो हमें ठंडा फील होगा। क्यों होगा? क्योंकि वही बात कि उसने ज़्यादा जल्दी गर्म होना होता है और ज़्यादा जल्दी ठंडा होना होता है, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कम है। ठीक है, वो इस तरह से पानी की ज़्यादा होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता करता है। तो ये देखें यहाँ लिखा हुआ है, मेटल इज़ अ कंडक्टर, मेटल जो लोहा वगैरह है वो कंडक्टर होते हैं, वो कंडक्ट करते हैं, जल्दी जल्दी लाते हैं, जल्दी जल्दी ले जाते हैं, निकाल देते हैं, एंड ट्रांसफर हीट अवे फ्रॉम योर हैंड मच मोर एफिशिएंटली देन वुड। ठीक है, कि वुड से ज़्यादा तेज़ी के साथ ये आपकी जो हाथ की एनर्जी है, जो आपने रखा ना उसके ऊपर हाथ, तो आपके हाथ के अंदर जो हीट है उसको जल्दी वो बाहर निकाल देगा और उसको हाथ को ठंडा कर देगा, ठंडक फील होगी। तो इस तरह से ये इसका काम है कि मेटल जो है अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के, इस वजह से। अच्छा, आगे क्वेश्चन है, वाई डज द टेम्परेचर ऑफ अ बीकर ऑफ आइस रिमेन्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इवन वाइल यू आर एक्टिवली हीटिंग इट टू मेल्ट इट। कहता है आपने बीकर के अंदर बर्फ़ ली हुई है, तो ज़ाहिर बर्फ़ का टेम्परेचर 0 डिग्री होता है और आप उसको गर्म भी कर रहे हैं नीचे से, तो फिर भी वो अंदर का टेम्परेचर 0 का 0 ही क्यों रह रहा है? अगेन वो क्या हो रहा है, वो फेज़ चेंज कर रहा है। तो जब फेज़ चेंज करते हैं, वो जो लेटेंट हीट है, फ्यूजन वगैरह, तो उसमें यही होता है कि वो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो हमने यही आंसर देना है, हीट एनर्जी इज़ बीइंग यूज्ड, जो हम उसको नीचे से हीट एनर्जी दे रहे हैं वो इस्तेमाल हो रही है एज ए लेटेंट हीट टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स रादर देन इंक्रीजिंग देयर काइनेटिक एनर्जी। यानी कि वो जो बर्फ़ के जो बॉन्ड बने हुए थे, उसको बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करके उसको लिक्विड में ला रहा है, बजाय इसके कि उसका टेम्परेचर बढ़े। ठीक है, वो जो हीट हम दे रहे हैं उसका ये फ़ायदा हो रहा है, ये काम में आ रही है, तो इसलिए हम ये आंसर इसका देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, डू मॉडर्न रेफ्रिजरेटर स्टिल यूज CFC। जो पुराने हमारे रेफ्रिजरेटर होते थे उसमें CFC गैसें हम यूज़ करते थे। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह, और वो ज़ाहिर है सोसाइटी के लिए, ओवरऑल एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह होती थी। लेकिन जो मॉडर्न फर्नीचर है, ये हमारे रेफ्रिजरेटर हैं, वो अब यूज़ नहीं करते, तो हम इसका आंसर नो देंगे। मॉडर्न रेफ्रिजरेटर्स यूज़ एनवायरमेंटली फ्रेंडली रेफ्रिजरेटर दैट डू नॉट कंटेन हार्मफुल CFS टू अवॉइड ओजोन डैमेज। बस सिंपल हमने ये बताना है कि ओजोन डैमेज को कंट्रोल करने के लिए अब CFC का इस्तेमाल नहीं होता, ये हमने उसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई कांट वी अचीव सुपर कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर। कहते हैं जो आम हमारा टेम्परेचर होता है इस पे सुपर कंडक्टिविटी क्यों नहीं आती? क्योंकि अगेन वही बात है, उनकी अपनी रेजिस्टेंस होती है और उस टेम्परेचर के ऊपर उनके मालिक्यूल्स, उनके एटम्स, उनके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली मूव कर रहे होते हैं इधर उधर, तो उस वजह से उनके रेजिस्टेंस आनी ही आनी होती है, अनलेस कि आप उनको कूल डाउन कर दें, ठंडा कर दें, उनकी मूवमेंट को ख़त्म कर दें। सो कहता है सुपर कंडक्टिविटी रिक्वायर एटम्स टू हैव ऑलमोस्ट नो काइनेटिक एनर्जी। उनकी काइनेटिक एनर्जी हो ही ना, बहुत लो कर दें, एब्सोल्यूट जीरो कंडीशन के ऊपर ले जाएं, उसके नज़दीक ले जाएं, क्योंकि वहाँ तक तो नहीं जा सकते, सो दैट देयर इज़ नो रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक फ्लो, और रेजिस्टेंस जो खत्म हो जाए। एट रूम टेम्परेचर एटॉमिक वाइब्रेशन इज टू हाई। रूम टेम्परेचर के ऊपर जो एटम की रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होती है, तो इस वजह से सुपर कंडक्टिविटी नहीं अचीव होगी। लो जी, ये सारे सवाल हैं, इनको आप अच्छी तरह से करें। ये नीचे देखें, ये उर्दू में भी सारा लिखा हुआ है, जिसमें आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो वो आप ले सकते हैं। लेकिन साथ ये है कि
ये मैं साथ अटैच कर देता हूँ, ठीक है। अटैच कर दूंगा तो फिर आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, पता चल जाएंगी। तो ये मैं वैसे भी एक दफ़ा ज़रा आपको ये शो करा देता हूँ, दिखा देता हूँ, ठीक है जी। इस तरह से इनके जो सवालात हैं, चीज़ें हैं, क्योंकि उर्दू में भी ज़ाहिर है जो उर्दू मीडियम पढ़ रहे हैं उनके लिए फिर ये आसानी हो जाएगी, ठीक है जी। ये है सारा काम, ठीक हो गया। तो इसको करें तैयार। नेक्स्ट अब अगला लेक्चर इंशाल्लाह जो है वो होगा हमारा अगले चैप्टर का, ठीक है। तो इंशाल्लाह करते हैं सारा। वही बात है कि काम ज़्यादा होता है इसलिए मुश्किल हो जाती है बास का सब का मटेरियल की वीडियोस बनाना, लेकिन इंशाल्लाह करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।